चाहिए और घर बस स्टार्ट करना। जी, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is mediation. If we can say that the role of mediation in the legal argument. First of all, we have to know what the mediation is and what is the purpose of mediation, and finally we will move how it play role in the argument or in deciding the matter. Mediation is a process wherein the party meet with an mutually selected, impartial and neutral person who assists them in negotiation of their differences. अब अगर उर्दू में हम मीडिएशन की बात करें तो इसे हम कहेंगे कि सालिसी बंदा, कोई तीसरा बंदा जो कि इम्पार्शल हो और न्यूट्रल बंदा हो, जो दोनों की रहनुमाई करे और उन दोनों के पास जो डिफरेंसेस होंगे, जो इश्यूज होंगे, उनको स्पीडी तरीके से सॉल्व करे. बट रिमेंबर, मीडिएशन इज अ इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस. यहाँ पे क्या है कि ये इनफॉर्मल है. यहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह, ओथ लेना या एविडेंस करना, क्रॉस एग्जामिन करना या डॉक्यूमेंट सप्लाई करना, कुछ दिन की मोहलत देना, ये सब नहीं होगा. सिंपली वहां पे जाएंगे, आपकी बात भी सुनेगा और अदर साइड की बात सुनेंगे और उसके बाद मीडिएटर जो होगा वो डिसीजन देगा. एक्चुअली एंड बेसिकली जो मीडिएटर है उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो आपका डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करे और आपको मुतमईन करे कि भाई आप ये जो आपकी पॉइंट्स हैं या ये जो आपकी बातें हैं इनसे आप विथड्रॉ कर लें, और अदर साइड को ये मुतमईन करेगी कि आप इस चीज को पे करें. राइट. और अब वो जो हमारे यहाँ अगर फैसले होते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कि कोर्ट के अलावा होते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले सवाल ये आता है कि भाई हम अपना मैटर कोर्ट में चलाएंगे, हम बाहर क्यों जाए. देन वी विल हैव टू असेस देम दैट मीडिएशन में आप जाएंगे तो आपका फायदा क्या है. राइट. सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस बहुत कम लगेंगे. अदरवाइज आप कोर्ट जाएंगे, वकील करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसके अलग प्रोसेस होंगे और पता नहीं कि वो कितने दिन कितने साल तक वो कंटिन्यू रहे, तो उसके भी आपको अलग से एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू अटेंड द कोर्ट, राइट, 3 days इन अ मंथ, और वो आपका कंटिन्यू हो रहा है फॉर अ ईयर, तो ये आपके एटलीस्ट 36 days आप वेस्ट कर रहे हैं इन अ ईयर. और अगर आप फॉर एग्जांपल वो 36 days आप अपने किसी ऐसे काम पे स्पेंड करें तो वहां पे आपको 1000 रुपये पर डे अगर मिल रहा हो तब भी आपके 36,000 बच जाएंगे. और 36,000 ये बचेंगे और आप जो कोर्ट जाके फर्दर एक्सपेंसेस आपके होने थे वो भी आपके बच जाएंगे. सो इस वजह से सबसे पहली पॉइंट ये है कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन फीस है या जो आपके एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं. ठीक. We have to support our each and every point with reasons and logic. Number first, low administration fees. How? I give the reason. कि आप अगर एक महीने में 3 मरतबा जा रहे हैं कोर्ट, तो साल में आपके हो रहे तकरीबन 36, राइट. तो आप अगर कोर्ट ना जाते तो आप 1000 रुपया एक दिन में कमा लेते फॉर एग्जाम्पल. तो 36,000 आपके ये बच गए और आप कोर्ट चले गए. डेफिनेटली वहां पे आपका किराया हुआ, आना जाना हुआ, वहां पे वकील को आपने फीस दी है और कुछ डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी करवाए, व्हाटएवर द केस में भी आप 36,000 और भी लगा ले, हर पेशी पे यूं कह लें कि आपका 1000 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके 72,000 रुपये बच रहे अगर आप मीडिएशन में जा रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आप मीडिएशन में गए, वहां पे आपको कहा कि भाई आप 1 साल के अंदर जो है इस बंदे को 30,000 रुपये जो है ना पे करेंगे 1 साल के अंदर. अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर ये 30,000 नहीं आ रहे, मैं क्यों इसे 30,000 लूं. तो फिर आप इस चीज को इस अंदाज में देखें कि मैं अगर 36 days इन अ ईयर
कोर्ट में जाता हूँ तो 36,000 मेरे वो एक्सपेंड हो रहे हैं और 36,000 जो मैंने कमाने थे वो मेरे जाया हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 72,000 रुपये बचाने के लिए मुझे अगर 30,000 रुपये की कुर्बानी देनी पड़े तब भी मुझे 42,000 की जो है ना वो प्रॉफिट हो रही है। तो इस वजह से आप इस चीज को ज्वाइन करते हैं। आगे आ रहे हैं, लीगली भी आ रहे हैं। तो फाइनेंशियली सबसे पहली पॉइंट ये है कि आपकी फाइनेंशियली आपको ये एडवांटेज मिलेगी। और सेकेंडली कि आप अगर वहां पे जा रहे हैं तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल रूल्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ऑन ओथ इसकी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, राइट। और फॉर एग्जाम्पल अगर एक मर्डर केस में आप जा रहे हैं सॉरी, आप एक मर्डर केस में जा रहे हैं और वहां पे आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर साबित हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, डेफिनेटली वहां पे जो कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपको या तो डेथ पेनल्टी मिले, या आपको दियत की अमाउंट पे करनी होगी, या आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट करनी पड़ेगी विद फाइन। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कोर्ट में चला गया, उसको कोर्ट ने सजा सुनाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड प्लस जो है ना वो लीगल एयर्स को पे करेगा कंपनसेशन 20 लाख रुपीस। तो अब आप जेल में भी बैठे हुए और आपको 20 लाख रुपए भी पे करने हैं। अब अगर आप मीडिएशन कर रहे हैं या थर्ड पर्सन के पास जा रहे हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट आप ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे ये हुआ कि आपको इम्प्रिजनमेंट से बचत हो गई और आपको ये कहा गया कि जनाब आप 20 लाख या 30 लाख आप इसको पे करें। तो इससे ये होगा कि आप अगर जेल में बैठे हुए, जेल के अंदर आप अपनी जिंदगी गुजारे, तो हाउ यू विल मैनेज द अमाउंट ऑफ द फाइन या कंपनसेशन की अमाउंट आप कैसे मैनेज करेंगे। और अगर आप बाहर हैं तो कोई मेहनत मजदूरी करके या कोई नौकरी करके किसी और तरीके से आप इस चीज को सॉल्व करवा सकते हैं, राइट। सर टॉपिक कौन सा है, हम अभी आए जी। अगली टॉपिक है द रोल ऑफ मीडिएशन इन द आर्गुमेंट्स, बट फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग what the mediation is and what are the importance of the mediation, या यूं कह लें कि why we choose the mediation, right। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं रेवेन्यू मैटर का। हमारी जमीन का तनाजा चल रहा है, हमने सिविल कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल कर दी, वहां पे क्या हुआ, स्टे ग्रांट हो गई। अब स्टे आ गया कि भाई ना आप इस चीज को इस्तेमाल करेंगे ना अदर साइड करेगी। इसका मतलब है कि वहां पे किसी के पास ये अख्तियार नहीं होगा कि वो इस चीज को यूज करे, यूटिलाइज करे। उससे 2 से 3 नुकसान हो सकते हैं। एक तो जमीन खराब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, किसी को फायदा नहीं हो रहा है। सेकेंडली वहां पे ये है कि आपकी कोई इनकम नहीं हो रही उस जमीन से। थर्डली कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि फेस करने पड़े सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट के बाद फिर अपील में जाएंगे, रिवीजन में जाएंगे, लिंगर ऑन होगा मैटर, पता नहीं कितने अरसे तक ये चलता रहे और इससे आपकी जाति दुश्मनी होने के भी चांसेस है। तो इसमें से अगर आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाएंगे तो वो मोस्टली जो है वो इक्विटी बेस पे होता है कि अगर उसको जमीन दे रहे हैं तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ मुआवजा दे देंगे कि भाई आप इस चीज को विड्रॉ कर ले तो आपको हम ये चीज भी दे रहे हैं सॉरी, राइट। तो अगर आप इस चीज को विड्रॉ नहीं करेंगे तो आप कोर्ट में चले जाएंगे, तो वहां पे कोर्ट जो है ना वो इक्विटी के बेस पे कभी भी डिसीजन नहीं देगा, वो या आपको झूठा कंसीडर करेगा या उसको झूठा कंसीडर करेगा। सो ये भी आपको एक फायदा है। और अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई मीडिएशन के स्टेप्स क्या है, हम मीडिएशन के लिए कैसे कैसे जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप लोगों का कोई डिस्प्यूट है या आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वहां पे आप ये कहें कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम फलां बंदे के पास अपने डिसीजन लेके जाएंगे, अपने डिस्प्यूट फलां बंदा हमारा जो है वो सालिसी बंदा जो है वो हमारा ये डिस्कस करेगा या ये सॉल्व करेगा हमारा मैटर। हम कोर्ट में, हम में से कोर्ट में कोई नहीं जाएगा जब तक हम उस बंदे तक नहीं जाते।
अब अगर आप ये नहीं कर रहे या आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर क्या हुआ कि आपने कोर्ट में केस दाखिल कर लिया या कोर्ट में आपने सिंपल एप्लीकेशन फाइल कर ली कि हमारे इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कोई मीडिएटर अपॉइंट किया जाए। तो वहां पे ये होगा कि आप दोनों तरफ के जो दोनों पार्टीज हैं उनसे ओपिनियन लेके उनकी राय के साथ, उन दोनों की ओपिनियन के साथ एक बंदे को मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है और उसके बाद आप जाते हैं, उसको अपना मैटर आप भी बताएंगे और वो भी बताएगा और आप लोग एक डेट फिक्स कर लेंगे फॉर द फर्दर आर्ग्यूमेंट्स। राइट, उसके बाद आप उसको अपना इशू बताएंगे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद कि सर फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट से बयान है जो कुछ भी आप कहेंगे कि हमारा ये डिस्प्यूट है, सो लिहाजा हम फलां दिन पे या आप जो डेट हमें दे रहे हैं हम उस डेट पे आएंगे और हम अपने फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे, तब तक आप इस चीजों को एक्सप्लोर कर लें। तो वो जो मीडिएटर होगा वो क्या करेगा कि आपके इंटरेस्ट को भी देखेगा और अदर साइड के भी इंटरेस्ट को देखेगा। तो वो ऑलरेडी अपना माइंड बना के आएगा कि अगर ऐसा करूंगा तो इसको ये फायदा होगा, अगर ऐसा करूंगा तो इसको ये फायदा करूंगा। और जितने भी मेरे नजरों में मीडिएशन गुजरे हैं वहां पे वो मीडिएटर हमेशा ये करते थे कि वो दो ऑप्शन देते थे कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर्टी का आपका डिस्प्यूट चल रहा है, एक सेकेंड सर, अगर एग्रीकल्चर लैंड ते स्टे ऑर्डर अच्छे तब कोई जहमत पोजीशन होंगी वो कल्टीवेट कर लो, इसमें मीडिएशन का काम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके कल्टीवेशन के ऊपर स्टे आ जाए, कल्टीवेशन के ऊपर स्टे आ जाए तब भी आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते। स्टे का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप इसको फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये भी आपका ऑर्डर आ सकता है स्टे का कि ये जो आपकी जमीन पे फसल उगी हुई है आप इसको भी नहीं काटेंगे, देन व्हाट विल यू डू। काशिफ का सवाल था कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है उन पे अगर स्टे ऑर्डर आ जाए तो जिसके पास पोजीशन है तो वो ही कल्टीवेट करेगा, ये जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स। हाँ, अगर ये ऑर्डर आ जाए कि भाई आप फर्दर किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप किसी और को पोजीशन नहीं देंगे, तब तक जिसके पास पोजीशन है वो कल्टीवेट करेगा। मगर इनकेस अगर ये ऑर्डर आ जाता है कोर्ट का कि भाई आप इस चीज को यूज भी नहीं करेंगे, यूटिलाइज भी नहीं करेंगे, कल्टीवेट भी नहीं करेंगे, तो इससे आपको नुकसान हो रहा होगा। मीडिएशन में मैंने जितने भी मैटर्स देखे उसमें मोस्टली दो ऑप्शन दिए जाते हैं दोनों पार्टीज को। तो भाई आपके पास ये अख्तियार है कि आप अगर जमीन लेंगे, फॉर एग्जांपल आप अगर जमीन ले रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए 2 साल के अंदर इस बंदे को देने हैं और उस बंदे को कहेगा कि भाई अगर आप इसको 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए दोगे तो जमीन में आपको दिलवा के दे रहा हूँ। तो देन फिर उन पार्टीज की वो जो भी उठाए या जो भी चूज करे वो ऐसे ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। मोस्टली एक से ज्यादा वहां पे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इनके अगर हम फर्दर इनके इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी इसको ऐड कर ले तो ये है कि मीडिएशन आल्सो नोन एज कंसिलिएशन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा छोड़े इसे, राइट। तो इसके 2 से 3 तरीके का आ रहे हैं मीडिएशन करने के। लेट मी चेक योर क्वेश्चन। आर्बिट्रेशन भी थर्ड पार्टी प्रोसेस है, फिर मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में क्या फर्क है? जी मैं यही बताने जा रहा था। आदिल का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड आर्बिट्रेटर। ठीक है, अब एक प्रोसेस है आपका जो आपका थर्ड पर्सन के पास रेफर किया जाएगा, हम उस पूरे प्रोसेस को मीडिएशन कहेंगे, राइट। अब उस मीडिएशन के अंदर आपके 3 चीजें आ रही है। एक आ रही है आपकी कंसिलिएशन कि वहां पे ये है कि आप दोनों आपस में बैठ के एक थर्ड पर्सन को बीच में बिठाएंगे और आप दोनों आपस में बैठ के बातें चीजें करेंगे कि भाई ये मसला है, अभी ये करना है, ये करना है। आप लोग जो भी तय पाएंगे आपस में बात करते करते वो जो थर्ड पर्सन बैठा हुआ है वो जैसे आपको गाइड करेगा, नहीं ऐसे नहीं, ये बात आप गलत कर रहे हैं,
आप ये बात गलत कर रहे हैं, आप ये बात गलत कर रहे हैं, तो वो जो लोग हैं, वो जो पार्टीज हैं, वो जब तक एक पॉइंट पे फिक्स हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी या इन प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड पर्सन, तो हम उसे कहेंगे कि ये कंसिलिएशन इन्होंने की है। और अगर हम एक फैसला लेके जा रहे हैं एक अलग से बंदे के पास, कि हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप इस चीज के ऊपर डिसीजन दे, ये हमारी बातें, ये हमारे आर्गुमेंट्स हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये अपना आर्बिट्रेटर है। और इसके अलावा एक थर्ड प्रोसेस है, वो है अनोथ, कि हम कोर्ट में नहीं जाते मगर हम ओथ ले रहे होते कि ओथ पे कि भाई मैं कुरान उठा रहा हूँ, या वो कुरान उठाए, या वो हल्फ उठाए, या मैं हल्फ उठाता हूँ कि हमारी ये बात है, या ये है, ये है। तो ये तीन तरीके हैं, इन तीनों के जो इन पूरे तीनों के अलग अलग प्रोसेस है, मगर इनके कॉमन प्रोसेस को मीडिएशन कहा जाता है। Mediator helps the parties to arrive at the agreed solution. He does not decide the dispute. Successful mediation result in an agreement signed by the parties, whereas contested arbitration result in the decision by the arbitrator, in a decision by arbitrator himself without agreement of the parties. जी मैंने वही बताया जनाब कि मीडिएशन में जो है ना आपकी कंसिलिएशन भी होती है। तो वहां पे ये होगा कि पार्टीज की आपस में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपस में बात होंगे, वो जो थर्ड पर्सन है वो बैठा हुआ होगा और वो उसे बताएगा कि भाई आप ये बात गलत कर रहे हैं, वो जैसे ने हेल्प आउट करेगा कि टू रीच द कंक्लूजन। और वो जो आप बात करें आर्बिट्रेशन की, वो भी मीडिएशन का ही हिस्सा है, उस जैसा ही दिखता है, उस जैसा ही काम है। तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि वहां पे पार्टीज का इतना रोल नहीं होगा, वो जो आर्बिट्रेटर होगा उसी का रोल होगा। और जो थर्ड है हमारे पास वो है अनोथ, कि वो कोर्ट भी ले सकती है या कोई थर्ड पर्सन भी ले सकता है अनोथ, कि आप ओथ उठाए, जो क्लेमेंट होगा वो एविडेंस लेके आए, गवाह लेके आए, अगर नहीं है तो वो ओथ ले ले। तो दोनों से ओथ लिया जाता है या एक से ओथ लिया जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। और उसके साथ ओथ लेने के बाद फॉर एग्जांपल दोनों ने ओथ उठाया कि वो कह रहा है कि मैं सही हूँ, वो कह रहा है मैं सही हूँ, तो फिर ये होगा कि अदर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं या बाकी जितने भी सिचुएशन से सूरत वाले उनको मद्देनजर रखते हुए फिर डिसीजन लिया जाएगा। सो वी विल डिस्कस रोल ऑफ द मीडिएशन या आर्बिट्रेटर इन द आर्गुमेंट्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अब्दुल कदीर नहीं, पार्टिसिपेट करने दे प्लीज। सर मीडिएशन की पाकिस्तानी लॉ में क्या वैल्यू है? देखिए लॉ में ये बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग इन नेचर नहीं है। अगर दोनों पार्टीज राजी है, एग्री है, फिर नो इशू। और इवन दो के अगर आर्बिट्रेशन के जाने के बाद आप आर्बिट्रेटर या मीडिएटर के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके बाद आपके पास अख्तियार है कि आप कोर्ट चला जाए। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। एनीवन एल्स? सर जी बाबा। सर इन केस में सर जेकॾहिं कोर्ट में वञण खां पहिरियां ई छा मेडिएटर वटि वञणु ज़रूरी हूंदो आहे, जेकॾहिं कंडीशन में या ॿई पार्टियूं सेटिस्फाई आहिनि या एग्रीमेंट में लिखियो अथनि त? बिल्कुल, अगर आपका आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वहां पे आप ये लिख रहे हैं कि भाई हमारा मीडिएटर के थ्रू सॉल्व होगा या आर्बिट्रेटर के थ्रू सॉल्व होगा, तो आप तब तक कोर्ट में नहीं जा सकते जब तक आपके पास मीडिएटर की डिसीजन या आर्बिट्रेटर का डिसीजन अवेलेबल नहीं होगा। यू कैन नॉट बाईपास द आर्बिट्रेटर या मीडिएटर। अच्छा सर, जेको असांजो
फर्स्ट ट्राइब्यूनल या ईअं चइजे त जेको हूंदो उहो पहिरियों जेकॾहिं केस आहे रिटन में त पोइ उहो ताईं शुरू थींदो। बिल्कुल। ॿियो सर कॾहिं कॾहिं जेकी कोर्ट आहे उहा ॿियनि माण्हुनि खे अपॉइंट कंदी आहे जजमेंट करण जे लाइ या सुलह करण जे लाइ, त हुनजी लीगल वैल्यू छा हूंदी आहे? दीज आर द ओपिनियंस, ठीक है, वो ओपिनियन होते हैं बट दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। और अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है उस ऑर्डर से तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन देगी कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ दैट आर्बिट्रेटर और मीडिएटर, तो लिहाजा आप खुद हमारी इस प्रोसीडिंग को चलाएं। और अगर वो जज रिफ्यूज कर रहा है देन उसके खिलाफ आप अपील या रिवीजन में जा सकते हैं। अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अच्छा, ठीक है, जिरगा सिस्टम एक अलग चीज है। जिरगा सिस्टम के लिए मना किया हुआ है, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में या ऐसे केसेस में कि जहाँ पे अगर आप उस मैटर को खत्म करने के लिए आप कोई फीमेल देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ डिस्प्यूट, कि भाई ये सुलह कर ले, हम इसके बदले में ये दे रहे हैं। और इन केस के अगर वो आपका जो पहले मर्डर हुआ था इन द नेम ऑफ ऑनर हुआ था तो उस चीज से भी मना कर रहे हैं। या अगर आप जिरगा इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि कौमी तकरार चल रहा है या आपके जमीनों के ऊपर तजाद चल रहा था, उसमें आपके लोग मारे गए थे, व्हाटएवर द केस में भी, तो उसमें आप जिरगा कर सकते हैं। बट रिमेम्बर दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, ठीक, वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। और इस सिचुएशन में अगर आप दोनों पार्टीज एग्री है देन मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप कोर्ट में जा सकते हैं। और इवन दो के अगर आप इन एक्सचेंज ऑफ द डिस्प्यूट उसको रिजॉल्व करने के लिए आपने कोई फीमेल दी है, कोई गर्ल दी है, या फिर जो डिस्प्यूट आपने रिजॉल्व किया दैट वाज ऑन द नेम ऑफ ऑनर, तो इसके बावजूद कि आपका मैटर सॉल्व हो चुका है, आपके ऊपर एफआईआर भी कर सकती है और उन तमाम लोगों के ऊपर जो जिरगे में बैठे हुए थे। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में क्या फर्क है? इज द डिसीजन ऑफ पार्टीज। वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसी कोई जजमेंट है जिसमें जिरगे को गैर कानूनी डिसऑवर किया गया हो, उसको नल एंड वाइड करार जिरगे दिया को गया हो? बिल्कुल बिल्कुल काफी सारे जगह 310 310A पीपीसी के तहत देयर आर नंबर ऑफ एफआईआर्स रजिस्टर्ड अगेंस्ट द जिरगा। ये सर्च करके आपको दे दूंगा, डोंट वरी। इसको आपको सर ये जो 200 वर्सेस स्टेट वाला केस है, उसकी जिरगे के हिसाब से क्या वैल्यू है? मतलब कि उसको भी जिरगे ने सजाए मौत दी थी ना, तो एफसीआर के तहत उसने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की, रिट दायर की थी, तो उन्होंने तो उसको तो इंसाफ नहीं दिया, जिरगे को ही मतलब के रखा। ये बताएं। जी, जिरगे पे वो इस वजह से रखा है कि क्योंकि उस वक्त जिरगे का जो लॉ था वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल था इन द फील्ड, उसके साथ उसको खत्म कर दिया गया है। इतना पीछे ना चले जाए, ये अभी तकरीबन 2000 या 2001 में अमेंडमेंट आई है पाकिस्तान पेनल कोड में और 310A इंसर्ट किया गया। आप 310A पीपीसी को सर्च करें, उसके ऊपर जितने भी डिसीजन है वो आपको इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेंगे इन दिस रिगार्ड। 200 केस जो है ना वो एक अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और उसके बाद अगर आप 200 केस की बात करेंगे तो नो डाउट वहां पे जिरगे को अपील किया गया था, मगर आसमा जिलानी केस उठाए, अब जुल्फकार अली भुट्टो केस उठाए, जुल्फकार अली भुट्टो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वो उठा ले, और आप जियाउर रहमान केस उठा ले, तो आपको पता चल जाएगा कि उसको नल एंड वाइड करार दिया गया इन वन वे और अनदर वे।